हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाईशाला। मैं एडवोकेट मोहित यादव हाजिर हूँ आपके सामने अपनी श्रृंखला के साथ। यानी कि हमने एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसमें हम संपूर्ण मूल विधि कवर कर रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है नियमों से चयन तक। यानी कि हम आपकी तैयारी टिल सिलेक्शन तक पूरी कराएंगे, यानी कि हर एक नियम आपसे परिचित करा देंगे। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा अधिनियम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यानी कि इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो डाला है, इंट्रो वीडियो, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस सेक्शन का नाम, इसमें कितनी धाराएं हैं, कब पारित हुआ, कब लागू हुआ और कितने अध्याय, ये सारी वीडियो ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम इस अधिनियम का संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे, यानी कि इस अधिनियम को समाप्त कर लेंगे। इसमें टोटल 23 धाराएँ हैं, हमें सारी धाराएँ नहीं पढ़नी हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम का नाम है अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है? तो ये आपको याद हो चुका होगा, जाति नवासी, यानी कि थोड़ा ये सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हुए 11 सितंबर 1989 को यह राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित हो गया था, यानी कि राष्ट्रपति जी ने अपने इस पे सिग्नेचर कर दिए थे और 30 जनवरी 1990 को यह संपूर्ण भारत पर लागू हो चुका था। 5 अध्याय, 23 धाराएं, एक अनुसूची, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए। आज हम इसकी धाराएं पढ़ेंगे, यानी कि इसमें टोटल 23 धाराएं हैं और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखो इस अधिनियम की धारा 1 क्या कहती है। इस अधिनियम की धारा 1 ये कहती है मेरे भाई, क्या इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका विस्तार कहाँ तक है एवं इसका प्रारंभ कब हुआ। तो मेरे भाई इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और इसका प्रारंभ 1989 में हुआ। मेरे भाई एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अधिनियम 1900 जब 89 में ये अधिनियम आया था, तो उस समय जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं। लेकिन भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को पूर्णतः समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसको भी समाप्त कर दिया। पहले यह अधिनियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने 370 हटाया, यानी कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया, वैसे ही यह अधिनियम अब संपूर्ण भारत पर लागू है। यानी कि भारत का कोई भी क्षेत्र इससे बचा हुआ नहीं है जहां पर यह लागू ना हो। ठीक है मेरे भाई। और इसका प्रारंभ 1989 में हुआ। यहाँ से आप 2 सवाल बन सकते हैं कि ये कब अधिनियमित हुआ, यानी कि पारित कब हुआ। तो हमें ये पता है 11 सितंबर 1989, और ये अधिनियम लागू कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1990। ठीक है, ये 2 डेट्स हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब आते हैं इसकी अगली धारा, धारा 2। धारा 2 मेरे भाई क्या कहती है? धारा 2 मेरे भाई परिभाषाओं के बारे में बात करती है, डेफिनिशंस के बारे में बात करती है। कि आप कहेंगे कि किसकी डेफिनेशन? तो मेरे भाई जब हम एससी एसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति है और कौन व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ कोई भी गलत चीज़ें होती हैं, यानी कि कोई भी अत्याचार होता है, तो वो ऐसे कौन से कार्य होंगे जो अत्याचार होंगे? क्या सामान्यतः लड़ाई झगड़े को हम अत्याचार कहेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम इस धारा में जानेंगे। तो मेरे भाई धारा 2 जो डेफिनेशन है, उसमें धारा 2 ए, यानी कि सेक्शन 2 ए हमें बताती है अत्याचार के बारे में। यानी कि ऐसे कौन से कार्य होंगे, यानी ऐसे कौन से काम हैं जो अत्याचार होंगे मेरे भाई। तो धारा 2 ए यानी कि 2 का में ये बताया गया है कि वे कृत्य, यानी कि वो काम जो धारा 3 में बताए गए हैं। यानी कि धारा 3 में जो अत्याचार बताए गए हैं वो क्या होंगे? अत्याचार होंगे। यानी कि धारा 3 में जो काम बताए गए हैं वो अत्याचार होंगे, यानी कि वो अपराध होंगे। ठीक है मेरे भाई। अब आती है धारा 2 बा, यानी कि धारा 2 ख, सॉरी,
यानी कि सेक्शन 2 बी हमें बताती है आश्रित की परिभाषा, यानी कि डिपेंडेंट की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि ऐसे लोग जो अपने भरण पोषण के लिए, यानी कि अपने जीवन यापन के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, उस व्यक्ति पर आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं। अगर परिवार का मुखिया कोई पुरुष है, यानी कि पितृसत्तात्मक चीजें हैं, तो मेरे भाई मैं अपने पिता पर आश्रित हूँ, मेरी माताजी भी मेरे पिता पर आश्रित हैं, और जो मेरे अन्य भाई बहन होंगे वो भी मेरे पिताजी पर आश्रित होंगे, और मेरे पिताजी के मम्मी पापा वो भी मेरे पिताजी पर आश्रित होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पीड़ित यानी कि आश्रित की परिभाषा बताई गई है, यानी कि वो जो पीड़ित पर सहायता और भरण पोषण के लिए पूर्णतः आश्रित हैं। यानी कि इसमें कौन-कौन शामिल है मेरे भाई? इसमें अगर घर का सदस्य यानी घर का मुखिया अगर पति है, तो पत्नी उस पर आश्रित है, उसके बच्चे, उसके माता-पिता और भाई-बहन जो अभी सक्षम नहीं है। ठीक है? तो ये सारे लोग क्या होंगे? उस व्यक्ति पर आश्रित होंगे। अब है धारा 2 स यानी कि 2 ग। जैसे अ, कभी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो हिंदी में आ, बा, सा, दा ये दे रखे होते हैं, और इंग्लिश में ए, बी, सी, डी। ठीक है? तो भाई इसको सा ना पढ़ के इसको हम पढ़ेंगे धारा 2 ग। ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बताया गया है। यानी कि ये अधिनियम जिन व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है, हमें पता तो होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 और 66 का 24 और अनुच्छेद 366 का 25 ये हमें बताता है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति है और कौन व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। यानी कि 66 का 24 हमें बताएगा अनुसूचित जाति के बारे में, और 66 का 25 हमें बताएगा अनुसूचित जनजाति के बारे में। ठीक है मेरे भाई, धारा 2 क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं धारा 3 की तरफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस अधिनियम की जो सबसे इम्पोर्टेंट धारा है वो कौन है, तो भाई इस अधिनियम की सबसे इम्पोर्टेंट धारा है धारा 3। ठीक है, अब धारा 3 में क्या दे रखा है, यानी कि वो काम जो आप करते हैं किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ, तो वो अपराध माने जाएंगे। वो कौन से काम होंगे, ऐसा हम क्या ना करें जिससे एससी एसटी के खिलाफ अपराध ना बने, तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला है अखाद्य पदार्थ खिलाना, यानी कि किसी भी एससी एसटी के व्यक्ति को हम कोई ऐसा पदार्थ या फिर कोई ऐसी चीज़ खिला देते हैं या फिर उसके मुंह में रख देते हैं जो मानवीय रूप से सही नहीं है, या फिर समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ जो खाने लायक ना हो। जैसे मान लीजिए किसी एससी एसटी व्यक्ति के साथ किसी ने उसके मुंह में कोई मल रख दिया, यानी कि कुछ कोई मांस ऐसा जो ग्रहणाजनक हो, कुछ ऐसा रख दिया, तो भाई ऐसा करना भी अपराध है, यानी कि ऐसा करना उस व्यक्ति के साथ अत्याचार की श्रेणी में आता है। ठीक है मेरे भाई? दूसरा हम इसमें डिस्कस करेंगे गंदगी फेंकना, यानी कि जैसे मान लो कोई गाँव है, ठीक है? और किसी गाँव में अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति रहते हैं, ठीक है? अब मैंने क्या सोचा, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। मैंने ये सोचा कि भाई ये मेरे गाँव में रहते हैं, तो चलो मैं इनका अपमान करता हूँ। यानी कि ये समाज में रहने लायक नहीं है। मतलब ऐसी मेरी व्यक्तिगत सोच नहीं है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये समाज में रहने लायक नहीं है, इन्हें बराबरी का स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तो मैं इनको अपमानित करने के उससे यानी अपमानित करने के इरादे से कुछ सामान या फिर कुछ ऐसा जो घृणाजनक हो, इनके घर के बाहर रख देता हूँ, तो समाज में इनकी बेइज्जती होगी और समाज शायद इनको बहिष्कृत कर दे, यानी कि उस समाज से निकाल दे या फिर उस गाँव से निकाल दे। तो जानबूझकर घर के द्वार पर कोई मल, कोई मूत्र या फिर पशु का शव या फिर घृणाजनक पदार्थ फेंकना, और इसका उद्देश्य है अपमानित करना। यानी कि इसमें इंटेंशन मेंशन होनी चाहिए कि भाई आपने जानबूझकर ही ऐसा किया है। अगर गलती से चीज़ें हुई हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने जानबूझकर ये चीज़ें की हैं तो मेरे भाई ये अपराध है, ये अत्याचार है। ठीक है? अगला अपमानजनक जुलूस, यानी कि किसी भी एससी एसटी के व्यक्ति के साथ, ठीक है, अगर आप उसके जूते की माला पहना देते हैं या फिर आप उसको नंगा कर देते हैं
या फिर आधा नंगा करके अगर आप घुमाते हैं समाज में ताकि उसका अपमान हो, उसकी लज्जा भंग हो, तो मेरे भाई ये भी क्या है? अपराध है, ये भी अत्याचार है। और शारीरिक अपमान यानी कि अगर मान लीजिए कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति है, आपने क्या करा? उसके कपड़े उतरवा दिए, उसकी लज्जा भंग करने के लिए या फिर उसको अपमानित करने के लिए उसका सिर मुंडवा दिया या फिर उसकी मूछें कटवा दी या फिर उसका चेहरे पे कालिख पोत दी। तो मेरे भाई ये भी क्या है? ये भी अपराध है, ये भी अत्याचार है। सामान्यतः हम देखते नहीं हैं ऐसा, क्योंकि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से समाज में काफ़ी परिवर्तन हुई हैं। जैसे-जैसे लोग जागरूक होते रहे हैं, जैसे-जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं, तो समाज में समानता स्थापित हो रही है। लेकिन अब भी भारत में ऐसे कई राज्य हैं या फिर ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसका अभी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैंने एक खबर पढ़ी थी पिछले कुछ दिनों कि पूर्वांचल में ज़िले का नाम मुझे याद नहीं है, पूर्वांचल में एक महिला थी जो कुएँ से पानी भर रही थी। यानी कि वो कुआँ कैसा था? वो सार्वजनिक कुआँ था, यानी कि सबके प्रयोग के लिए था। तो वो कुएँ से पानी भर रही थी, उसने कुएँ से पानी ले लिया। अब वो महिला क्या थी? वो अनुसूचित जाति या जनजाति समाज से रही होगी। मुझे पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में से ही किसी समाज से रही होगी। अब गाँव के जो धनाढ़ लोग थे, यानी कि जो गाँव के उच्च जाति के लोग थे, वो आए, उस महिला को मारा गया, काफ़ी ज़्यादा पीटा गया, ठीक है? और उस महिला की, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको इतना पीटा गया कि उस महिला की मृत्यु हो गई। सिर्फ़ क्यों? क्योंकि उसने कुएँ से पानी ले लिया था और वो महिला 7 महीने की गर्भवती थी। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि हमने 2 अपराध एक साथ किए हैं। यानी कि उस महिला के साथ भी और उस बच्चे के साथ भी जो इस जीवन को देख नहीं पाया, यानी कि जो इस समाज में आ नहीं पाया। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें आज भी समाज में होती हैं, ठीक है? तो हमें इसी चीज़ से बचना चाहिए, हमें समानता स्थापित करनी चाहिए। भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं ताकि हम सबको समान दृष्टि से देखें, ठीक है? तो बैक टू द टॉपिक, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, इसमें धारा 3 जो मैंने अभी ऊपर बताया गया है, इसमें अत्याचार के बारे में बताया गया है, यानी कि ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं जो अत्याचार हैं, ठीक है? जो मेन-मेन अत्याचार हैं वो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस कर लिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं अभी इसको और डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इसमें है 12, यानी कि अगर आप किसी एससी-एसटी के व्यक्ति को मतदान करने से रोकते हैं, यानी कि हमारे भारतीय संविधान ने सबको मताधिकार दिया है, यानी मतदान करने का अधिकार दिया है। और आप उस व्यक्ति को रोक देते हैं कि नहीं भाई, या फिर मैं उस व्यक्ति को रोक देता हूँ कि नहीं, आपको वोट नहीं डाल सकते, या फिर आप वोट वहीं डालेंगे जहाँ मैं कहूँगा, यानी कि उसको फोर्स करते हैं वोट डालने के लिए कि भाई आपको मेरे फेवर में ही वोट डालना है। तो मेरे भाई ये भी क्या है? ये भी एक अपराध है, एक अत्याचार है, ठीक है? यानी कि अब जैसे 17 और 18 इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे भाई 17 क्या है? यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एससी-एसटी समुदाय का व्यक्ति है, ठीक है? वो समाज में रहता है। अब मैंने उसको अपमानित करने के इरादे से उसको रोक लिया, ठीक है? और उसको डराना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तेरा ये कर दूँगा, तुझ पे ये कार्रवाई करा दूँगा, तुझे जेल भिजवा दूँगा, ठीक है? तू इस बिरादरी से है या फिर तू इस समुदाय से है, ठीक है? तो इस तरीके से ये कहना, ये भी क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। और 18, सार्वजनिक रूप से एससी-एसटी सदस्य को जाति नाम से गाली या अपमान करना, या फिर जैसे मान लीजिए किसी समाज में कोई मतलब एससी-एसटी का व्यक्ति रहता है, तो मैं उसको जाति सूचक, यानी कि उसकी जाति का प्रयोग करते हुए उसको गालियाँ दूँ कि भाई तू इस जाति का है, तुझे समाज में रहने का अधिकार नहीं है, या फिर तुम्हें बराबरी का अधिकार नहीं है, तुम हमारे सामने बैठ कैसे सकते हो, पानी कैसे पी सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं उसको अपमानित करूँ, यानी कि समाज में सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार करूँ। तो भाई ये भी क्या है? ये भी अपराध है, ठीक है? 16 एक और देख लेते हैं। किसी लोक सेवक को झूठी सूचना देना ताकि वह एससी-एसटी पर अनुचित कार्रवाई करे। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है? मेरी जान-पहचान में कोई एक ऐसा आदमी है जो लोक सेवक है, यानी कि पब्लिक सर्वेंट है। यानी कि पब्लिक सर्वेंट, देखो पब्लिक सर्वेंट होता क्या है? इसको हम समझ लेते हैं। मेरे भाई पब्लिक सर्वेंट वो व्यक्ति होता है जो सरकार से तनख्वाह लेता है। यानी कि सरकार जो सरकार के नियमों को लागू कराता है, यानी कि वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए क्या है? ज़िम्मेदार है, यानी कि वो बाध्य है। ठीक है मेरे भाई? तो ये लोक सेवक होते हैं।
तो लोक सेवक का काम क्या है कि जनता के हित में कार्य करना, ठीक है? इसीलिए तो लोक सेवक होते हैं कि भाई आप जनता के हित की बात करें, ठीक है? समाज में समानता स्थापित करें। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति, यानी कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैंने किसी लोक सेवक को ये सूचना दे दी कि भाई ये एससी-एसटी समुदाय का है और ये इसने ऐसा कार्य किया है, जबकि वो कार्य उस व्यक्ति ने नहीं किया और मैंने झूठी-सी सूचना देके उस पर कार्रवाई करा दी, ठीक है? तो मेरे भाई ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, ये भी अत्याचार की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है? और जैसे मैंने अभी बताया, किसी जल स्रोत, कुआँ, टंकी, नल आदि को दूषित या घृणाजनक करना जिससे एससी-एसटी सदस्य का उपयोग प्रभावित हो। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी सड़क है, कोई भी कुआँ है, ठीक है? जो एससी-एसटी के लोग उसको प्रयोग करते हैं, तो आपने क्या करा? आपने कुएँ को तुड़वा दिया या फिर कुएँ में गंदगी फैला दी या फिर सड़क को तुड़वा दी या फिर सड़क को बैन कर दिया कि भाई आप इस जगह से नहीं निकल सकते। तो मेरे भाई ये भी अपराध की श्रेणी में आए, ठीक है? अब आते हैं भूमि आजीवन और श्रम शोषण, यानी कि उनका श्रम शोषण, यानी कि उनको कैसे शोषित करते हैं लोग। ये भी धारा 3 के अंतर्गत है। यानी एससी-एसटी सदस्य की भूमि पर कब्जा करना, खेती करना या अधिकार ट्रांसफ़र करना। यानी कि जैसे मान लो समाज में कोई एससी-एसटी का व्यक्ति है और मैंने क्या किया, मैंने उसकी भूमि कब्जा ली कि भाई तुम्हें खेती करने का अधिकार नहीं है, एक काम करो ये भूमि मुझे दे दो। या तो उससे एग्रीमेंट करा लिया या फिर उससे ज़बरदस्ती साइन करा लिया या फिर उसको डरा-धमका के मैंने उसके घर भूमि कब्जा ली और उस पर खेती मैं कर रहा हूँ, या फिर मैंने क्या करा, उसको डरा-धमका के वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफ़र करा दी, ठीक है? तो ये भी भाई क्या है, ये भी अपराध है। देखो जैसे हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः जो एससी-एसटी समुदाय है, वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। यानी कि वो सामान्यतः खेती ही करते हैं। जो लोग जागरूक नहीं है या फिर जो काफ़ी पिछड़े समुदाय से आते हैं, ठीक है? तो वो अपने जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर हैं? कृषि पर निर्भर हैं। अगर मान लीजिए मैं ही उनकी अगर खेत को या फिर उनकी कृषि को नष्ट कर दूँगा या फिर उनके खेत को ट्रांसफ़र करा दूँगा, तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर पाएँगे? तो मेरे भाई ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है भाई भूमि या घर-द्वार से मर्ज़ी के बिना बेदखल करना। यानी कि जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है? और मेरे गाँव के आस-पास या फिर मेरे समाज में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी भूमि कब्जा ली या फिर उसको घर से निकाल दिया कि भई तुम इस समाज में रहने लायक हो नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये जगह छोड़ के किसी और जगह चले जाओ, ठीक है? तो ये भी भाई उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, यानी कि उसका जाने का मन नहीं था, लेकिन आपने क्या करा, ज़बरदस्ती उसको गाँव से या फिर उसके घर से निकाल दिया कि भाई आप यहाँ से जाओ, ठीक है? और तीसरा सिंचाई और वन अधिकारों में रोक लगा देना। यानी कि जैसे मान लो अगर उसके पास खेत है तो उसको सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता भी होगी, ठीक है? और आपने उसी जल पे रोक लगा दी कि नहीं, अगर पानी इसको जाएगा तो हम विद्रोह कर देंगे या फिर इस व्यक्ति को पानी नहीं मिलना चाहिए या फिर इस समुदाय के लोगों को पानी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं समाज में असमानता स्थापित करता है, ठीक है? तो इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और चौथा है फसल नष्ट करना या उत्पादन को जला देना। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो एससी-एसटी समुदाय का है, ठीक है? मैंने क्या करा, मैंने जानबूझकर उसकी फसल को नष्ट कर दिया ताकि ये परेशान हो जाए और ये यहाँ से चला जाए या फिर ये अपना जीवन यापन ना कर पाए, ठीक है? तो मैंने उसकी फसल को नष्ट कर दिया या फिर जो उसका उत्पादन था, यानी कि जो उसने खेत से पैदा किया था, मैंने उसको ही जला दिया ताकि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं बचे, ठीक है? अगर समाज में या तो समाज उसको बहिष्कार कर दे या फिर वो भुखमरी से मर जाए, यानी कि समाज में रहने लायक ना बचे, ठीक है? इसका सीधा उद्देश्य यही है। फिफ्थ है मेरे भाई बलात्श्रम, यानी कि बेगार, यानी कि बंधुआ मजदूरी के लिए विवश करना। जैसे मान लो मैं एससी-एसटी समुदाय से आता हूँ, ठीक है? तो एक व्यक्ति आता है मुझसे कहता है कि हाँ भाई, आप एक काम करो, मैं आपको पैसे दूँगा, आप ये मेरा काम कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। ठीक है? अब मैंने उसको काम कर दिया लेकिन उसने मेरे को पैसे नहीं दिए। तो ये क्या है? ये बेगार है। बिना पैसे के कोई कार्य करना क्या हो जाता है? बेगार। और बंधुआ मज़दूरी, यानी कि उस व्यक्ति ने कहा कि तुझे ये काम करना ही है, मुझसे ज़बरदस्ती वो काम करवा रहा है। तो ये है भाई बंधुआ मज़दूरी, यानी कि बाँध कर मज़दूरी करवाना। और वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जलाशय या पानी को स्रोतों को दूषित करना।
यानी कि SC/ST के मतलब समुदाय के लोग जिस पानी का प्रयोग करते हैं, जिस जलाशय का प्रयोग करते हैं, उसको जानबूझकर दूषित कर देना, ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी अपराध है, ये भी अत्याचार है। ठीक है, अब आते हैं महिला सुरक्षा। ये सारे धारा 3 में दे रखे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि धारा 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं वुमेन सेफ्टी को लेके, यानी कि महिला सुरक्षा के बारे में क्या-क्या प्रावधान है इसमें। महिला का अनादर करना या लज्जा भंग करने की नीयत से हमला करना, यानी कि किसी महिला पे हमला कर देना, ठीक है, उसको अपमानित करना, ये भी धारा 3 के तहत अपराध माना जाएगा, अत्याचार माना जाएगा, यानी कि वो महिला SC/ST की होनी चाहिए। लैंगिक शोषण यानी कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि महिला की मर्जी के बिना लैंगिक संबंध बनाना, यानी कि उसके साथ संबंध बनाना उसकी बिना मर्जी के, ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और सामाजिक और लोकतांत्रिक अधिकार, यानी कि वुमेन्स को हमें पता है कि कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स भी मिले हुए हैं, यानी वोट करने का अधिकार। तो सामान्यतः हम ये देखते हैं कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार है, लेकिन समाज उनको वोट करने नहीं देता, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ ये बहुत ज़्यादा होता। ठीक है, तो महिलाओं को वोट करने से रोकना या ज़बरदस्ती उनसे वोट डलवाना, ये भी क्या है, अपराध है मेरे भाई। ठीक है, मकान, दुकान या गांव छोड़ने के लिए मजबूर करना, यानी कि किसी भी समुदाय को हम ये मजबूर कर दें कि भाई आप गांव छोड़ के चले जाओ, या फिर आप ये शहर छोड़ के चले जाओ, या फिर आप अपना मकान खाली कर दो, ताकि वो एक विशेष जाति के हैं, तो ये भी मेरे भाई अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, व्यापार के साधनों को नष्ट करना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जीवन यापन कृषि है, ठीक है, वो अपना कृषि करता है, उसी से पेट पालता है, और कृषि से जो अनाज पैदा होता है उसी को बेच के अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अब आप उसकी कृषि को ही नष्ट कर दे रहे हैं, आप उसकी फसलों को ही नष्ट कर दे रहे हैं, जो वो काम कर रहा है आप उसी को खत्म कर दे रहे हैं, तो मेरे भाई वो आदमी व्यापार कहाँ से कर पाएगा, वो आदमी अपना जीवन यापन कहाँ से कर पाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आते हैं धारा 3 की, यानी कि कुछ कानूनी उत्पीड़न या दुर्व्यवहार, इससे संबंधित कुछ प्रावधान है, देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति SC/ST के व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा लिखवा लेता है, तो उसका क्या समाधान है। SC/ST सदस्य के खिलाफ झूठा आरोप लगाना या कानून का दुरुपयोग करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो SC/ST समुदाय का है, ठीक है, मैंने किसी लोक सेवक को, जैसे मैंने अभी बताया, मैंने किसी लोक सेवक से ये कह दिया कि भाई इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया, जबकि उस व्यक्ति ने ऐसा किया नहीं है, तो ये भी क्या है भाई, ये भी अपराध है। ठीक है, लोक सेवक को झूठी जानकारी देना ताकि वह अपनी शक्ति से SC/ST सदस्य को चोट पहुंचाए। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि जैसे मैंने लोक सेवक को झूठी जानकारी दी और उसने झूठी जानकारी के बिहाफ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए SC/ST समुदाय को पीड़ित किया, या फिर उसको शारीरिक मानसिक रूप से चोट पहुंचाई, तो ये भी मेरे भाई अपराध की श्रेणी में आता है, ये भी अत्याचार की श्रेणी में आता है। ठीक है, और यानी कि मैंने कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको अपमानित किया या फिर उसको धमकाया कि अगर, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं एक SC समुदाय का व्यक्ति हूँ या फिर ST समुदाय का व्यक्ति हूँ, एक अन्य ए पर्सन आता है और मुझे गाली गलौज करता है, मुझे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, मेरे साथ मारपीट करता है, या फिर मुझे अपमानित करता है समाज के सामने। ठीक है, तो मैं उस व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकता हूँ, उसकी रिपोर्ट कर सकता हूँ कि भाई इस व्यक्ति ने मुझे अपमानित किया, सामाजिक रूप से मेरी लज्जा भंग की, या फिर समाज में मेरे को अपमानित किया, तो भाई ये भी क्या है, अत्याचार है, ये भी अपराध है। अब ये तो इतने सारे अपराध तो हमने देख लिए, लेकिन क्या इन अपराधों के लिए कुछ दंड भी है, या फिर ये अपने अपराध अपराध ही बता दिए सारे, इसके दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो मेरे भाई दंड का भी प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, जैसे देखो सामान्यतः इस एक्ट के तहत कोई भी अपराध होगा तो मिनिमम 6 महीने की जेल होगी और मैक्सिमम 5 साल प्लस जुर्माना। ये डिपेंड करता है जज पे कि वो क्या लगाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो जो ऊपर हमने धारा 3 में इतने सारे अपराध देखे, इतने सारे अत्याचार देखे, तो अगर उन अत्याचारों में या फिर उन अपराधों में कोई भी ऐसा केस बनता है, तो उसमें क्या होगी, मिनिमम 6 महीने की सजा होगी और मैक्सिमम 5 साल प्लस जुर्माना, या फिर दोनों। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, यानी कि फॉल्स एविडेंस। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देता है लोक सेवक को कि भाई इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है, जबकि उसने ऐसा कार्य किया ना हो, तो उस केस में क्या होगा।
पहला ये देख लेते हैं, यदि झूठे साक्ष्य से निर्दोष को आजीवन कारावास वाले केस में फंसाया जाए। जैसे मान लो मैं एसटी समुदाय या फिर एससी समुदाय का व्यक्ति हूँ, ठीक है? किसी व्यक्ति ने लोक सेवक को सूचना दे दी कि भाई इस व्यक्ति ने एक ऐसा कार्य किया है या फिर इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है जिसमें सजा क्या है, आजीवन कारावास है, और मुझे आजीवन कारावास। हाँ तो मेरे भाई, तो अगर मुझे आजीवन कारावास हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने मेरी झूठी शिकायत की है उसको भी आजीवन कारावास हो जाएगी या फिर उस पे जुर्माना लग जाएगा, या फिर दोनों। ये डिपेंड करता है कि जज का डिसीजन देता है। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि यदि निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड हो जाए, यानी कि मैं मान लीजिए निर्दोष व्यक्ति हूँ, मेरे पे किसी ने झूठा आरोप लगा दिया और मुझे ऐसे अपराध में फंसा दिया या फिर ऐसे केस में फंसा दिया जिसमें सजा क्या है, मृत्युदंड है, तो जो शिकायत करता है उसको भी मृत्युदंड ही मिलेगा अगर मैं निर्दोष साबित हो जाता हूँ, ठीक है? और तीसरा, यदि 7 साल से अधिक सजा वाले केस में फंसाया जाए, तो अगर जैसे मान लो मैं निर्दोष व्यक्ति हूँ, मुझे झूठे केस में 7 साल की अगर सज़ा हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने सूचना दी है या फिर जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ झूठा केस लगाया है, उसको मिनिमम 6 महीने की और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो जाती है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एससी एसटी एक्ट के बारे में बताया गया है कि भाई अगर आप किसी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं या फिर आप किसी का अपमान करते हैं, तो उसमें क्या प्रावधान है? देखो, एससी-एसटी के घर में आग लगाकर या विस्फोट से नुकसान पहुँचाना, यानी कि मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो एससी-एसटी समुदाय से है, मैंने उसके घर में आग लगा दी, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा पदार्थ रख दिया जिससे उसके घर में विस्फोट हो गया और उसका घर तहस-नहस हो गया। तो मेरे भाई, मुझे या तो 6 महीने या फिर 7 साल, मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर मेरे पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों, सज़ा प्लस जुर्माना, ठीक है? ये दोनों हो सकते हैं। और दूसरा है पूजा स्थल का अपमान, यानी कि एससी-एसटी समुदाय का कोई व्यक्ति जो अपनी धार्मिक उपासना करता है, यानी कि किसी व्यक्ति को पूजा करता है, किसी व्यक्ति को मानता है, ठीक है? या फिर किसी देवी-देवताओं की पूजा करता है, अगर मैं उस स्थान को नुकसान पहुँचाता हूँ मेरे भाई, तो उसमें क्या होगा, एससी-एसटी के पूजा के स्थान को आग या विस्फोट से नुकसान पहुँचाना, तो उसमें सज़ा भाई आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस जुर्माना, प्लस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं लोक सेवक की भूमिका, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो उनके क्या-क्या भूमिका है, यानी कि उनकी क्या-क्या ड्यूटीज़ हैं। यदि लोक सेवक अपराध करता है, जैसे मान लो, जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर जैसे मान लो कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है? जो एससी-एसटी का नहीं है, और धारा 3 के अंतर्गत वो अपराध करता है, यानी कि धारा 3 में जो-जो अपराध दिए गए हैं, वो अगर अपराध करता है, तो उसको मिनिमम 1 साल की सज़ा होगी, ठीक है? उसको 1 साल की सज़ा होगी। और अगर ये कहाँ दे रखे हैं? ये बाबू सेक्शन 4 में दे रखे हैं। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं करता, यानी कि अपनी कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, यदि पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसको मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। आप इसको याद रखें, पिछले वर्ष इससे सवाल पूछे गए हैं, यानी कि अगर वो अपराध करता है, तो 1 साल की सज़ा होगी, और अगर अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करता है, तो मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 1 साल की सज़ा उसको हो सकती है। अब कुछ ऐसे होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं, यानी कि बार-बार अपराध करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर पहली बार कोई अपराध करता है, जैसे मान लो मैं एससी-एसटी समुदाय से नहीं आता और मैंने कोई एससी-एसटी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपराध कर दिया, तो अगर पहली बार मुझे सज़ा होगी, तो वो 6 महीने की होगी। अगर मैंने अपराध कोई गंभीर श्रेणी का किया है, तो ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सामान्यतः मैं मान लेता हूँ कि 6 महीने की होगी। अगर मैं उस चीज़ से सबक ना लेते हुए दूसरी बार अपराध करता हूँ, तो मुझे मिनिमम 1 साल की सज़ा तो होगी ही होगी, और इस सज़ा को बढ़ाया भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपराध कौन-सा किया है, या फिर आपने किस श्रेणी का अपराध किया है, और जज आपको कितनी सज़ा देते हैं, ठीक है? और अब है निष्कासन, यानी कि ये धारा 10 में दे रखा है। अब देखो, निष्कासन से मतलब ये है, तो धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 मेरे भाई ये कहती है कि कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है या फिर लगातार बार-बार एससी-एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध कर रहा है, तो उसको निष्कासित करने के आदेश देती है,
जो स्पेशल कोर्ट होती है, विशेष न्यायालय जो होती है, या फिर उस व्यक्ति को एससी/एसटी क्षेत्र से हटने के लिए आदेश दे सकती है कि भाई इस व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति या जनजाति का क्षेत्र है वहाँ से हटाया जाए। ये व्यक्ति अपराधी है और बार-बार अपराध करता है। यानी कि ये उन लोगों को परेशान कर सकता है। तो इसीलिए न्यायालय क्या करता है, उस व्यक्ति को वहाँ से हटाने का आदेश दे देता है। इसमें समय सीमा 3 साल होती है, ठीक है? और दूरी यानी कि न्यायालय जहाँ निर्धारित कर दे, यानी कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कोर्ट पर। यानी कि कोर्ट जो दिशा निर्देश देगा उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। अगर आदेश का उल्लंघन होता है, ठीक है? और आदेश का उल्लंघन होता है और उस व्यक्ति को वहाँ से नहीं हटाया जाता, तो उसकी सज़ा 1 साल है। यानी कि उस व्यक्ति को जो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है, उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है? और जो व्यक्ति तड़ीपार यानी कि जिसको हटाने का आदेश न्यायालय देता है, उस व्यक्ति को अपनी माप यानी कि मेज़रमेंट यानी कि बॉडी उसकी कैसी है, कितनी हाइट का है, कितना वज़न है और उसकी फ़ोटो वो पुलिस में जमा करनी होती है। ठीक है मेरे भाई? अब स्पेशल कोर्ट्स धारा 14 देखो मेरे भाई, अनुसूचित जाति या जनजाति के खिलाफ अगर कोई भी केस होता है, तो उसको स्पेशल कोर्ट ही सॉल्व करती है। स्पेशल कोर्ट्स के लिए किस लिए गठन किए गए हैं? स्पेशल कोर्ट इसीलिए गठन किया गया है ताकि इन केसों में तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत समाधान हो और जल्दी से जल्दी पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। आप देखेंगे हर कचहरी में एक एससी/एसटी कोर्ट ज़रूर होगी, ठीक है? तो ये इसका गठन कौन करता है? इसका गठन राज्य सरकार करती है और किससे सहमति प्राप्त होती है? जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे अनुमति प्राप्त होती है। इसका उद्देश्य क्या है? यानी फास्ट ट्रैक सुनवाई यानी कि बहुत जल्दी इन चीज़ों का समाधान करना और अपराधों का विचार करना यानी कि ट्रायल करना। ठीक है मेरे भाई? अब एक नज़र हम देख लेते हैं धारा 1 विस्तार संपूर्ण भारत पर, धारा 2 एससी/एसटी की परिभाषाएं अत्याचार और आश्रित की, धारा 3 अत्याचार के प्रकार और दंड, धारा 4 लोक सेवक की क्या ड्यूटीज़ हैं, अगर वो उपेक्षा करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, धारा 5 अगर कोई व्यक्ति दोबारा अपराध करता है तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, धारा 10 यानी कि निष्कासन यानी कोई व्यक्ति बार-बार अपराध करता है या फिर लगातार किसी व्यक्ति को पीड़ित करता है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो उसको कितनी सज़ा मिलेगी, ठीक है? धारा 12 यानी कि उस व्यक्ति को फ़ोटो और अपना मेज़रमेंट पुलिस को जमा करना होगा। धारा 13 अगर आदेश का उल्लंघन होता है न्यायालय का तो 1 साल की सज़ा मिलेगी और धारा 14 यानी कि इनके लिए एससी/एसटी समुदाय के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है, ठीक है? तो ये हमारा एसटी/एसटी एक्ट यहाँ समाप्त हो जाता है, ठीक है? तो आप आगे कौन-सा अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएँ। और एक चीज़ मैं आपसे और डिस्कस कर लेता हूँ कि पिछले वर्ष यहाँ से 3 सवाल बने थे। कौन-कौन से? सबसे पहले ये पूछा गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में दे रखा है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा, ये पूछा गया था कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है या फिर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो उसको कितने वर्ष की सज़ा होगी, ठीक है? और तीसरा सवाल माफ़ कीजिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं तीसरा सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उसका भी आंसर मेरे को दे सकते हैं। ठीक है? तो आज ये एक्ट हमारा यहाँ समाप्त हो गया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी बुक से और हमारे चैनल पढ़ाईशाला को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पेज या फिर टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लीजिए, ठीक है? और पढ़ते रहिए मूल विधि समझ के, यानी कि पढ़ाईशाला पढ़ाई जो समझ ना आए। और अगर किसी भी चीज़ को लेके आपको डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? या फिर हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।